नालंदा विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसमें दुनिया भर के 10,000 से भी अधिक छात्र 104 से अधिक विषयों पर अध्ययन करने भारत आया करते थे और इन सभी विषयों को पढ़ाने के लिए इस विश्वविद्यालय में 1500 से अधिक शिक्षक भी हुआ करते थे। वो भी अपने अपने विषय की प्रकांड विद्वान थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो भारत का ये विश्वविद्यालय केवल इतिहास के पन्नों में ही कैद रहकर रह गया और दुनिया 800 सालों तक नालंदा विश्वविद्यालय को भूल सी गई। विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले 10,000 छात्र और 1500 महाविद्वान शिक्षक अचानक से गायब हो गए और यह विश्वविद्यालय भी जो दुनिया भर में अपनी शिक्षा और शांति के साथ साथ ज्ञान की चमक अपनी चारों तरफ बिखेर रहा था, वह अचानक से लुप्त क्यों हो गया? क्योंकि इस विश्वविद्यालय में एक विदेशी नरभक्षी पागल राक्षस या यूं कहें कि क्रूर और सनकी तुर्की शासक बख्तियार खिलजी की काली निगाह पड़ गई और उसने नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तक भंडार के साथ साथ पूरे विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया था। महीनों तक यह विश्वविद्यालय जलता रहा मगर किसी ने भी इसकी सुध तक ना ली। आखिर खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों जलाया और उसको इस शिक्षा के मंदिर से क्या दुश्मनी थी? तो सबसे पहले बताते हैं आपको कि आखिर बख्तियार खिलजी ने नालंदा को क्यों जलाया और सैकड़ों सालों बाद फिर से इस विश्वविद्यालय की फिर से खोज कैसे हुई और इस विश्वविद्यालय की बनावट कैसे थी, इसकी विशेषताएं भी आखिर क्या क्या थी। आज इस कहानी को आप सुनेंगे तो आपकी भी आंखें कहीं ना कहीं नम हो जाएंगे। नालंदा विश्वविद्यालय भारत के बिहार राज्य के नालंदा जिले में है, जहां दुनिया भर से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आया करते थे। यह विश्वविद्यालय इतना विशाल था कि इसकी प्रांगण में 10,000 से भी ज्यादा जो छात्र थे पढ़ाई किया करते थे और उनको पढ़ाने के लिए 1500 से लगभग पंडित, आचार्य और हर विषय के अलग अलग प्रकांड विद्वान भी हमेशा ही मौजूद रहा करते थे। बात है 1193 की, जब तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में बिहार राज्य में लूटपाट करने तुर्की सेना ने आक्रमण कर दिया। बताया जाता है कि इसी दौरान आक्रांता बख्तियार खिलजी ने जमकर नरसंहार किया और नरसंहार करते हुए कई सारे मंदिरों को भी ध्वस्त कर डाला। ये क्रूर लुटेरा मूर्ति पूजकों को सबसे बड़ा दुश्मन मानता था और इसी दौरान अचानक से बख्तियार खिलजी की तबीयत भी खराब हो गई। इसे किसी गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया था और उसने अपने नीम हकीमों से बहुत इलाज कराया, लेकिन तबीयत ठीक न हुई और उस समय एक यात्री खिलजी के कब्जे किए गए महल के प्रांगण में घूमते हुए पहुंच गया। वहां उसे पता चला कि बख्तियार खिलजी एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं और इसीलिए किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं है। तभी उस यात्री के द्वारा बताया गया कि वो खिलजी की बीमारी को ठीक करा सकता है, जिसकी बात सुनकर बख्तियार खिलजी के सैनिकों ने विशेष आग्रह पर बख्तियार खिलजी मिलने के लिए तैयार हो गया और यात्री ने बख्तियार खिलजी को सलाह दी कि वे विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय के मेडिसिन विभाग के प्रमुख पंडित राहुल श्री बद्रा जी को बुलाकर अपना इलाज कराएं तो वो जल्द से जल्द ठीक हो सकते हैं। जिसके बाद खिलजी के सैनिक नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां पंडित राहुल श्री बद्रा जी से खिलजी का इलाज कराने की बात की, जिस पर पंडित राहुल जी श्री बद्रा जी महाराज इलाज करने के लिए तैयार हो गए। वहीं जब पंडित राहुल श्री बद्रा अब बख्तियार खिलजी का इलाज करने पहुंचे तो उसने उन्हें काफिर कहते हुए इलाज कराने और भारतीय पद्धति से बनाई गई दवाई लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो भारत के मूल निवासियों को काफिर मानता था। यूं तो आपने सुना ही है कि भारत के लोगों में प्रेम और सद्भाव की भावना हमेशा ही पनपती रहती है, फिर क्यों ही ना सामने वाला दुश्मन ही क्यों ना हो। राहुल श्री बद्रा जी ने भी सभी बातों को दरकिनार करते हुए खिलजी का इलाज करने की ठान ली और उन्होंने बख्तियार खिलजी को एक कुरान की पुस्तक भी दी और ये सलाह भी दी
कि वे प्रतिदिन कुरान की प्रतियां जरूर पढ़ें और आप पढ़ोगे तो आप ठीक हो जाओगे। उन्होंने ऐसा दावा किया। उसके बाद कुछ दिनों तक बख्तियार खिलजी ने कुरान की वो प्रतियां दिन पर दिन कई बार पढ़ी और उसने महसूस किया कि उसकी तबीयत अब ठीक होने लगी है। उसके बाद उसने पता लगाया कि वो ठीक कैसे हुआ। उसे तो पता चला कि पंडित राहुल श्री बद्रा जी ने कुरान की प्रतियों पर दवाई का लेप लगा दिया था, जिससे कि खिलजी हमेशा पन्ने पलटते समय हाथ पर थोक लगाता था और पन्ने पलटता जाता था और इस माध्यम से शरीर में दवाई का असर भी होने लगा था, जिसके जरिए बख्तियार खिलजी ठीक हो गया था। अब बख्तियार खिलजी एकदम ठीक हो चुका था, मगर उसे ये बात एकदम बर्दाश्त नहीं हुई कि उसके नीम हकीम उसे ठीक नहीं कर पाए, मगर काफिर की दवाई से वह ठीक हो गया। उसने कहा कि मेरे हकीमों से ज्यादा ज्ञान उन आचार्यों और पंडितों में है। मन ही मन में उससे ये बात घर कर गई, जिसके बाद उसने ज्ञान के पुंज को बुझाने का भी निर्णय ले लिया। नालंदा विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से शांति का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध से प्रेरित था। जगह जगह पर भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं और स्तूप बने हुए थे। हर आचार्य पंडित हर विषय में परिपूर्ण था। बड़े बड़े ज्ञानी और छात्र सभी भगवान बुद्ध के सामने नतमस्तक होकर शिक्षा ग्रहण किया करते थे। और ये बात खिलजी को सहन नहीं हुई, क्योंकि वो एक मूर्ति भंजक था। मूर्ति पूजकों को मारना वो अपना धर्म समझता था और एक मूर्ति पूजक द्वारा उसका इलाज करके ठीक करना उसने अपने धर्म को तौहीन माना। फिर अचानक एक दिन असंख्य घोड़ों के पैरों की कंपन नालंदा विश्वविद्यालय की तरफ अचानक से बढ़ना शुरू हो गया। ये विश्वविद्यालय बुद्ध धर्म को समर्पित था, जहां अस्त्र उठाना ही प्रतिबंधित था। यहाँ पर तो शांति और शिक्षा के लिए विश्व में विख्यात था। तभी बख्तियार खिलजी और उसके घुड़सवारों ने पूरी नालंदा विश्वविद्यालय को चारों तरफ से घेर लिया और सभी दरवाजों को बाहर से बंद कर दिया, जिसके बाद खिलजी के लुटेरों और आक्रांताओं की टोली अंदर घुस गई। उसके बाद क्रूर तुर्क आक्रांताओं ने मौत का नंगा खेल खेलना शुरू कर दिया। नालंदा के प्रांगण में जो हुआ वो शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। नालंदा के ज्ञान के पुंज को निहत्थे आचार्यों, पंडितों और विश्व के अलग अलग कोने से आए विद्यार्थियों को खुलेआम कत्ल कर संहार किया गया। ये सब नालंदा विश्वविद्यालय की लाल ईंट से बना विश्वविद्यालय खुद अपनी नंगी आंखों से देखता रहा, जिसका गवाह भी खुद नालंदा यूनिवर्सिटी रही। हजारों के शिक्षकों को पल भर में मार दिया गया। शांति के संदेश को फैलाने वाले असहाय खाली हाथ मौजूद सभी को खिलजी की मूर्ति पूजक विरोधी मानसिकता ने मार दिया। कुछ भागने में कामयाब हो गए, जो कुछ महत्वपूर्ण पांडुलिपियों को कपड़ों में छिपाकर अपने साथ ले गए, जो तिब्बत की ओर भागे और उन्हीं पांडुलिपियों की सहायता से बौद्ध धर्म और शांति का प्रसार तिब्बत में हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय ने अपनी नंगी आंखों से वो खूनी खेल देखा, जहां 10,000 विद्यार्थियों के साथ साथ सभी आचार्य, पंडितों और शिक्षकों को मार दिया गया। उनका कसूर ये था कि वो मूर्ति पूजक थे, मूर्तियों में अपनी आस्था रखते थे। उन सभी मूर्ति पूजकों को मूर्ति पूजा का दंड मिला। नालंदा के परिसर में ऐसा खूनी खेल देखने को कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, जो वहां पर किया गया था। जब सभी मूर्ति पूजकों को मार दिया गया तो खिलजी ने आदेश दिया कि नालंदा विश्वविद्यालय के पूरे परिसर को आग के हवाले कर दिया जाए। ज्ञान के पुंज नालंदा विश्वविद्यालय एक निर्जीव इमारत थी, मगर काश उसके भी प्राण होते तो शायद वो नालंदा की लाइब्रेरी में रखे हजारों साल के ज्ञान कुंज और रिसर्च पेपर को जरूर बचाने का प्रयास करते, ताकि आने वाली पीढ़ी हजारों सालों की मेहनत को पढ़कर फिर से ज्ञान की प्राप्ति कर सकते। खिलजी के आदेश पर नालंदा विश्वविद्यालय की उस लाइब्रेरी को भी आग के हवाले कर दिया गया, जहां हजारों वर्षों से खोज और पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान देने वाली पुस्तकें रखी हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में भारत का भविष्य धू धू करके जलते हुए नालंदा ने खुद देखा, और देखते ही देखते नालंदा की तीनों लाइब्रेरी आग के गोले में तब्दील हो गई।
नालंदा की बिल्डिंग अपने ज्ञान के कुंज को जलता देखकर जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगे, मगर नालंदा की पीड़ा कोई भी सुनने वाला नहीं था। नालंदा विश्वविद्यालय में चारों तरफ राक्षसों का कब्जा हो चुका था और शांति के कुंज में अशांति का काला बादल छा चुका था। नालंदा विश्वविद्यालय प्रांगण में मौजूद लाइब्रेरी पूरे 9 मंजिला थी, जिसको बख्तियार खिलजी के आदेश पर इस्लामिक आक्रमणकारियों ने जला दिया। लाइब्रेरी में 3 बिल्डिंग हुआ करती थी। उनके नाम रत्नादि, रत्न सागर और रत्न नीरजक थे। 12वीं शताब्दी में जब खिलजी की क्रूर और मूर्ति पूजक विरोधी मानसिकता ने मुझे तहस नहस कर दिया। 12वीं शताब्दी में जब खिलजी की क्रूर और मूर्ति पूजक विरोधी मानसिकता ने नालंदा को तहस नहस कर दिया। नालंदा विश्व प्रसिद्ध लाइब्रेरी में आग लगा दी और पूरे 6 महीनों तक नालंदा विश्वविद्यालय जलता रहा। देशवासी अपने इस लाइब्रेरी में क्या खोया वो आप अभी नहीं समझ सकते। हजारों वर्षों की रिसर्च, लाखों पांडुलिपियों और हजारों करोड़ों रिसर्च के डॉक्यूमेंट्स धू धू करके जल गए। 6 महीने इसलिए लग गए क्योंकि उस समय पेपर नहीं हुआ करते थे। अधिकांश पांडुलिपि और रिसर्च के डॉक्यूमेंट्स ताम्रपत्रों पर उकेरे जाते थे। पूरी लाइब्रेरी के प्रांगण का नाम धर्मागंज हुआ करता था और अब भारत का भविष्य खाक हो चुका था। समय बीतता चला गया और देखते ही देखते नालंदा विश्वविद्यालय पूरी तरह से तहस नहस वीरान खंडहर में तब्दील हो गया। कई शताब्दी बीत गई और उसके साथ ही साथ धूल मिट्टी से भरते भरते नालंदा आंखों से ओझल हो गई। नालंदा का खंडहर रूपी देह जो बचा था वो धूल और मिट्टी के नीचे दब गया और अंदर ही अंदर अपने वजूद को मिटते हुए अंधकार में बिताने लगा। फिर एक दिन ऐसा आया जब नालंदा की खोज करने वाले एक अंग्रेज अफसर को 19वीं सदी में एक चाइनीज यात्री की एक डायरी मिली, जिसमें उस यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय का संक्षिप्त विवरण लिखा हुआ था। बताया जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास सबसे पहले चीन के यात्री हेन सांग और इत्सिंग ने खोजा था। ये दोनों 7वीं शताब्दी में भारत के दौरे पर आए थे और अपने देश लौटने के बाद नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में विस्तार से लिखा। इन दोनों चीनी यात्रियों ने नालंदा को विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बताया था, जिसे पढ़कर एक दिन एक अंग्रेज अफसर डायरी में लिखे हुए पते पर पहुंचा तो उसे ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं मिला। लेकिन जब उस अंग्रेज अफसर ने कई दिन वहीं टहलते हुए बिताए तो एक दिन अचानक उसे 5वीं शताब्दी की ईंट के अवशेष मिले। उसने अपने ही हाथों से खरोच कर देखा तो नीचे एक के ऊपर एक ईंटों से बनी हुई दीवार महसूस हुई। फिर कुछ दिनों पश्चात उसने उस जगह खुदाई शुरू कर दी, जिसके बाद नालंदा का इतिहास एक बार फिर ताजा होना शुरू हो गया। देखते ही देखते अवशेष को दुनिया के सामने ले आया। उस चाइनीज की डायरी में लिखे यात्रा के विवरण के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में 1500 से शिक्षकों के साथ 10,000 से भी अधिक विद्यार्थी अध्ययन करते थे। लगभग 108 विषय पर नालंदा के प्रांगण में पढ़ाई हुआ करती थी। विश्व के कोने कोने से आने वाले विद्यार्थियों के लिए अलग अलग भाषाओं से पढ़ाई की व्यवस्था की गई। 100 से ज्यादा भवन और इमारतें बनाई हुई थी। हर भवन में कुएं की व्यवस्था थी। जगह जगह स्टडी हॉल, प्रार्थना सभा हॉल और हॉस्टल की व्यवस्था भी हुआ करती थी। हॉस्टल में हर एक विद्यार्थी के लिए अलग अलग कमरे बने हुए थे और हर कमरे में दिया रखने की व्यवस्था भी थी। कई देशों के विद्यार्थी नालंदा प्रांगण में पढ़ने के लिए आते थे। डायरी के मुताबिक 10 में से सिर्फ 3 विद्यार्थी ही नालंदा प्रांगण में पढ़ने योग्य माने जाते थे। अर्थात जो भी विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के इच्छुक होकर आते थे उनका इंटरव्यू भी होता था। 10 विद्यार्थियों में से सिर्फ 3 ही प्रवेश पा सकते थे। 10 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी परिधि के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण था और आज भी विश्व में ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है जो नालंदा विश्वविद्यालय को टक्कर दे सके। 19वीं सदी में नालंदा के खोदे गए परिसर में निकले खंडहर एक छोटा सा ही भाग खुदाई करके निकाला गया। उसके बाद खुदाई बंद कर दी गई। आखिर नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया? बिहार राज्य के नालंदा जिले में बने नालंदा विश्वविद्यालय को 5वीं सदी में बनाया गया था।
जिसको बनाने में मुख्य रूप से 3 राजाओं के नाम सामने आते हैं, जिसमें पहले राजा का नाम कुमारगुप्त था, जो मगध के बहुत बड़े राजा हुआ करते थे, जो नालंदा विश्वविद्यालय के प्रांगण से 15 किलोमीटर दूर स्थित थी। कुमारगुप्त ने 500 ईस्वी पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में स्थापना की। दूसरी बार कन्नौज के राजा हर्षवर्धन, उन्होंने नालंदा के प्रांगण की दूसरी मंजिल का निर्माण कराया, जो लगभग 7वीं शताब्दी में कराया गया था। और उसके पश्चात तीसरी बार राजा देवपाल, जो बंगाल के राजा और 9वीं शताब्दी में आए और नालंदा की भव्यता को देखकर प्रसन्न हो गए। फिर उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की ख्याति को और बढ़ाते हुए तीसरी मंजिल का निर्माण करा दिया। इस विश्वविद्यालय का नाम और उपनामों के पीछे 3 राजाओं के नाम सबसे ऊपर लिखा जाता है, जिनमें गुप्त वंश, हर्ष वंश और पाला वंश। आज भी नालंदा के लिए ईश्वर स्वरूप उन राजाओं के पद चिन्हों की आहट उस खंडहर में सुनाई देती है। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्रों की मिलने वाली सुविधा। नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रों के रहने के लिए 300 कक्ष बने थे, जिनमें अकेले या अकेले से अधिक छात्रों के रहने की व्यवस्था थी। 1 या 2 भिक्षु छात्र एक कमरे में रहते थे। कमरे छात्रों को प्रत्येक वर्ष उनकी अग्रमिता के आधार पर दिए जाते थे। इसका प्रबंधन स्वयं छात्रों द्वारा छात्र संघ के माध्यम से किया जाता था। यह विश्व का प्रथम पूर्णतया आवासीय विश्वविद्यालय भी था। इस विश्वविद्यालय में 3 श्रेणियों के आचार्य थे, जो अपनी योग्यता अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में आते थे। नालंदा के प्रसिद्ध आचार्यों में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती प्रमुख थे। हिनसांग के समय इस विश्वविद्यालय के प्रमुख शीलभद्र थे, जो एक महान आचार्य, शिक्षक और विद्वान थे। प्रवेश परीक्षा अत्यंत कठिन होती थी और उसके कारण प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही प्रवेश पा सकते थे। उन्हें 3 कठिन परीक्षा स्तरों से उत्तीर्ण करना होता था। यह विश्व का प्रथम ऐसा दृष्टांत है। शुद्ध आचरण और संघ के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक हुआ करता था। यहाँ महायान के प्रवर्तक नागार्जुन, वसुबंध, असंग और धर्मकीर्ति की रचनाओं का सविस्तार अध्ययन होता था। वेद, वेदांत और सांख्य भी पढ़ाए जाते थे। व्याकरण, दर्शन, शल्य विद्या, ज्योतिष, योग शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत थे। नालंदा की खुदाई में मिली अनेक कांसे की मूर्तियों के आधार पर कुछ विद्वानों का मत है कि कदाचित धातु की मूर्तियां बनाने के विज्ञान का भी अध्ययन हुआ करता था। यहाँ खगोल शास्त्र अध्ययन के लिए एक विशेष विभाग भी हुआ था। छात्रों को किसी प्रकार की आर्थिक चिंता नहीं थी। उनके लिए शिक्षा, भोजन, वस्त्र और औषधि और उपचार सभी निःशुल्क थे। राज्य की ओर से विश्वविद्यालय को 200 गांव दान में मिले थे, जिनसे प्राप्त आय और अनाज से उसका खर्च चलता था। 800 सालों के बाद एक बार फिर नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से चालू करने की योजना बनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून 2024 को बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंचे। यहां उन्होंने इस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया। पीएम मोदी प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी के 1600 साल पुराने खंडहर भी गए और इस प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय भारत के समृद्ध इतिहास का अमिट दस्तावेज रहा है, जो प्राचीन भारत के गौरवशाली अतीत को दर्शाता था। 800 साल के लंबे इंतजार के बाद फिर इसे पुराने स्वरूप में लौटाने की कवायदें शुरू हुई और सरकारों ने इस काम को किया। 2007 से तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की पहल के बाद इसके निर्माण की रूपरेखा बनाई गई थी और अब ये विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिए तैयार हो चुका है। वर्तमान विद्यालय नालंदा के खंडहर से 20 किलोमीटर दूर बनाया गया है। 455 एकड़ में फैले कैंपस की क्या है खासियत? करीब 455 एकड़ के दायरे में फैला यह कैंपस विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो ग्रीन कैंपस माना जाता है। इसकी इमारतें कुछ इस तकनीक से बनाई गई हैं, जो गर्मी से ठंडी और ठंड के दिनों में गर्म बनी रहती हैं। नए कैंपस में 1750 करोड़ रुपए की धनराशि से नए भवनों और अन्य सुविधाओं का निर्माण कराया गया। नालंदा यूनिवर्सिटी की 2 एकेडमिक बिल्डिंग्स हैं। इनमें 40 क्लासरूम्स बनाए गए हैं और 300 सीटों वाला एक भव्य ऑडिटोरियम भी बनाया गया है। नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस में विशाल लाइब्रेरी, खुद का पावर प्लांट भी है और इस यूनिवर्सिटी में 26 विभिन्न देशों के विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं।
पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट रिसर्च कोर्स और शॉर्ट सर्टिफिकेट कोर्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 137 स्कॉलरशिप खास विशेषता है। भारत के अलावा इस यूनिवर्सिटी को बनाने में जिन 17 अन्य देशों की भागीदारी है, उनमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, ब्रुनोई, दारुसलाम, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओस, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं, जिसके छात्र भी अब इस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। तो हमने आपको नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास और वर्तमान की पूरी कहानी सुनाई। हमारे द्वारा सुनाई गई कहानी आपको कैसी लगी, हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद।